सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स में दिव्यांग साथियों को क्या क्या रियायतें हैं। यद्यपि साथियों, लंबे समय से आप जो है वो आयकर रिटर्न दाखिल कर रहे हैं और आप जो उपलब्ध छूटें हैं उनसे बखूबी परिचित है, लेकिन फिर भी अनेक बार जो वो साथियों जो है वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं और कहीं ना कहीं जो है वो बार बार जो है वो क्वेरीज करते हैं, क्योंकि उन्हें जो है वो तथ्य स्पष्ट नहीं होते हैं। तो लंबे समय से हम सोच रहे थे कि आप साथियों से इस विषय पर रूबरू होंगे और आज मौका मिला है, तो साथियों चर्चा करते हैं आयकर में क्या क्या छूटों का प्रावधान जो है हम दिव्यांग साथियों के लिए वर्तमान में उपलब्ध है। सबसे पहली जो बात है साथियों, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि भारत सरकार ने जो है वो टैक्स की दो रिजाइम जो है वो इंट्रोड्यूस कर दी है, ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम। और न्यू रिजाइम में जैसा कि आपने देखा है जो टैक्स की स्लैब्स है वो बिल्कुल एक रेगुलर जो है वो गैप के साथ बना दी गई है, जैसे 5%, फिर 10%, फिर 15%, फिर 20%, फिर 25%, फिर 30%। तो साथियों, इस न्यू टैक्स रिजाइम को जो ऑप्ट करता है उसे किसी भी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा छूट नहीं मिलती है। तमाम छूटें जो हैं वो न्यू रिजाइम में विड्रा कर ली गई हैं, लेकिन आपको चॉइस है कि आप चाहे ओल्ड रिजाइम के अंदर आईटीआर फाइल करें, चाहे आप न्यू रिजाइम के अंदर आईटीआर फाइल करें। तो जो दिव्यांग साथी है हमारे, उनके लिए जो अब तक हमारा जो अनुभव रहा है या आकलन है उसके मुताबिक साथियों जो है वो ओल्ड रिजाइम के अंदर जो है वो आईटीआर फाइल करना जो है वो किफ़ायती है, फ़ायदेमंद है। तो आप ओल्ड रिजाइम के अंदर ही अप्लाई करें, लेकिन अपवाद हो सकते हैं। सभी स्थितियों में ज़रूरी नहीं है कि दिव्यांग साथी हैं उनको ओल्ड रिजाइम का ही लाभ मिले। ऐसे में आप ओल्ड रिजाइम एंड न्यू रिजाइम दोनों को कंपेयर करके जो आपको फ़ायदेमंद है उसको देख लें साथियों। तो लगभग जो साथी है वो ओल्ड रिजाइम को ही फॉलो कर रहे हैं। अब ओल्ड रिजाइम के अंदर जो साथियों सबसे पहले तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपये का, वो कॉमन है, बताने वाली बात भी नहीं है, सबको मिलता है। उसके बाद जो है वो बात आती है साथियों एचआरए छूट। वो भी जो है जो अन्य कर्मचारियों को उपलब्ध है वही दिव्यांग कर्मचारियों के लिए नियम है, तो वहाँ भी मुझे विस्तृत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन एचआरए में भी क्या होता है कि साथी कहीं ना कहीं जो है वो महत्वाकांक्षा कह लीजिए या अतिरिक्त लाभ उठाने के लिए क्या करते हैं, जितना भी एचआरए आपको मिलता है वो सारा का सारा जो है वो सीधे तौर पर जो है वो आपके ग्रॉस जो सैलरी है, इनकम है, उसमें से माइनस कर देते हैं। तो साथियों ऐसा ना करें, क्योंकि उसका फार्मूला है। उस फार्मूले के मुताबिक अगर आप उसमें कवर होते हैं और उतने हाउस रेंट की रिसीट आप दे सकते हैं, तभी आप जो है सारा का सारा एचआरए जो है माइनस करें। अन्यथा आपको अगर बिना किसी गणना के अगर आप पूरा का पूरा एचआरए माइनस कर देते हैं, और साथियों के कुछ मामले ऐसे भी हैं कि जहाँ पर जो इमीडिएट जो सुपीरियर है, जो बॉस है, जो डीडीओ है, वो किराए की रसीद तक भी नहीं मांगते और वो हस्ताक्षर कर देते हैं आईटीआर पे, यानी आपकी सैलरी स्टेटमेंट पे, और आपको बोल देते हैं भी आप भर दें। मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा साथियों, स्क्रूटनी के अंदर यदि आपका आयकर का फॉर्म आ गया और आपने बिना किसी गणना के एचआरए में छूट ले रखी है, उसके किराए का कोई प्रमाण नहीं है, तो साथियों आपको उस राशि का विद इंटरेस्ट जो है वो टैक्स अदा करना पड़ जाएगा। इस बात से आप बिल्कुल जो है जागरूक रहें, क्योंकि देखिए चाहे 2 साल चले जाएं, चाहे 4 साल चले जाएं, चाहे 10 साल चले जाएं, कोई इशू नहीं है, कितना भी समय निकल जाए कोई नहीं पूछ रहा। लेकिन जिस दिन आपका फॉर्म स्क्रूटनी में आ गया और मान लिया जाए कोई साथी एचआरए जो है वो 90,000 रुपये ले रहा है, लाख रुपये ले रहा है, और लाख का लाख अगर घटा दिया, मान लिया जाए तो लाख घटा दिया, तो एक जनरल सी हम गणना करते हैं कि उसका 2.5 गुना जो रसीद होती है, तो 2.5 लाख रुपये एनुअल रेंट पे की रिसीट साथियों मीनिंगफुल नहीं है। आप कहाँ से लगाएंगे और किसकी लगाएंगे, क्योंकि जिसकी आप रिसीट लेंगे उसकी भी वो इनकम मानी जाएगी। ऐसे में आपको कोई भी आदमी जो है वो किराए की रसीद बना के नहीं देगा और आप जो है वो दुविधा में पड़ जाएंगे। तो लालच से बचें और एक नियम के मुताबिक जो जितनी भी अधिकतम आप एचआरए की छूट ले सकते हैं
या यूँ कह लीजिए भी जितना किराया आपने अदा किया है, केवल वही आप जो है उसके प्रमाण अपने पास रखें और आप HRA की छूट लें। ऐसा नहीं है कि आप जो है बिना किसी जो है दस्तावेज़ के प्रमाण के आप HRA कटा रहे हैं, तो वो आपके लिए कहीं न कहीं आने वाले समय में असुविधा का कारण बन सकता है। अब बात करते हैं साथियों ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। तो साथियों कुछ राज्यों के अंदर जो ट्रांसपोर्ट टर्म है वो कन्वीनियंस अलाउंस के रूप में जानी जाती है। कहीं न कहीं साथी जो है, जैसे कि मैं यहाँ हरियाणा प्रदेश की बात विशेष तौर पे करना चाहूँगा, यहाँ पर जो बिल बनते हैं ई सैलरी के, उसमें जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस को जो है वो मेंशन करते हैं हैंडीकैप्ड अलाउंस, ना कि कन्वीनियंस अलाउंस। यद्यपि जो फाइनेंस की इंस्ट्रक्शन है उसमें तो कन्वीनियंस अलाउंस टर्म यूज़ होती है, लेकिन जो बिल है उसके अंदर हैंडीकैप्ड अलाउंस यूज होता है। तो साथी प्रश्न करते हैं कि भी मेरे को तो हैंडीकैप्ड अलाउंस मिल रहा है जी, मुझे तो कन्वीनियंस अलाउंस नहीं मिल रहा जी। तो ये जो टर्म है साथियों वो एक ही है, इसमें आप जो है दिग्भ्रमित ना हो। हैंडीकैप्ड अलाउंस जो है वो सॉफ्टवेयर में जब जो सैलरी का जो पोर्टल है उसमें बढ़ाते हुए लिखी गई है। कोई कारण हो सकते हैं उसके, दिगर बात है। हो सकता है कि जो आपका CA यानी जो कन्वीनियंस अलाउंस की बात करते हैं, कई बार क्या होता है जो क्लास 4 को एक साइकिल अलाउंस मिलता है और वो भी CA होता है। तो उन्होंने सोचा हो अभी CA शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बजाय इसके हम हैंडीकैप अलाउंस डाल देते हैं। टर्म भी क्लियर है कि ये दिव्यांग कर्मचारियों को मिलने वाला भत्ता है। तो लेकिन ये है कन्वीनियंस अलाउंस ही, ये स्पष्ट है, इस पर आपको जो है भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। तो बात आती है छूट की, कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है उसकी जो अधिकतम छूट है वार्षिक साथियों वो 38,400 रुपये होती है, लेकिन ये मासिक आधार पर होती है साथियों। 3200 रुपये प्रति मास जो है आप ट्रांसपोर्ट अलाउंस की छूट यानी कन्वीनियंस अलाउंस की छूट आयकर में ले सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यहाँ भी दो प्रश्न है साथियों। कुछ साथी क्या करते हैं, जितना भी कन्वीनियंस अलाउंस उन्हें मिलता है वो सारा का सारा यहाँ पर माइनस कर देते हैं, और जब हम कहते हैं कि भी नहीं नियम 3200 रुपये प्रति मास का है, तो साथी क्या कहते हैं कि भी हम तो 10 साल से ऐसे ही ले रहे हैं या 5 साल से ऐसे ही ले रहे हैं। मैं फिर यहाँ आपको बात को स्पष्ट करना चाहूँगा साथियों, आप क्लेम कर सकते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वो आपने अपने स्तर पर लिया है। विभाग ने उसका प्रमाण पत्र नहीं दिया कि आपने जो छूट ली है वो बिल्कुल सही है। ये कब होता है साथियों, ये होता है आपके आयकर के फॉर्म की स्क्रूटनी पे। जिस दिन आपका फॉर्म रैंडम स्क्रूटनी के अंदर आ गया और आपकी अगर वेरिफिकेशन की जाती है और नियम के मुताबिक आप 3200 रुपये प्रति मास की जो छूट के पात्र माने जाते हो और आपने सारे की सारी राशि घटा रखी है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, तो जितना भी आपने लाभ लिया है साथियों वो आपको विद इंटरेस्ट जो है वो वापस आयकर विभाग को देना पड़ सकता है। फिर भी यदि कोई साथी लाभ लेना चाहें तो वो उसका विवेक है साथियों, वह पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। लेकिन मैं ये मानता हूँ जो लिखित के अंदर जो नियम धरातल परिस्थिति में हैं उसके आधार पर ही आपकी जो बनती सुविधा है उसका लाभ लें तो बेहतर है। तो साथियों ये जो आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जो एग्जेम्पशन है साथियों, यह जो है वो नियम 10 ब्रैकेट में 14 यानी आयकर के नियम की जो धारा 10 ब्रैकेट में 14 के तहत जो है वो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की एग्जेम्पशन का जो है वो प्रोविज़न है। आप लोग जो है इसके आधार पर अपनी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं साथियों। इसके बाद जो बात आती है साथियों 80cc या 80cc1, जिसके अंदर जो है सभी तमाम जो छूटें हैं आपकी साथियों, वो चाहे GPF है, चाहे PPF है, चाहे LIC है, चाहे फीस है, चाहे NSCs हैं, जो भी आपकी सिक्योरिटीज़ हैं, वो 1.5 लाख रुपए तक की छूट जो है साथियों वो ओल्ड रजाइम में एज इट इज़ आपको मिलेगी जैसे कि अदर पर्सनस को मिलती है। इसमें भी कोई अलग से आपको सुविधा का लाभ नहीं है, लेकिन ये तभी मिलेगी यदि आपने टैक्स का ओल्ड रजाइम ऑप्ट किया हुआ है, यानी न्यू रजाइम में ये कोई भी छूट जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन हम न्यू रजाइम की बात नहीं करेंगे साथियों, क्योंकि हम जब बात ही ओल्ड रजाइम में कर रहे हैं, हम सारी कार्रवाई ओल्ड रजाइम में कर रहे हैं, तो ओल्ड की बात करेंगे। तो 1.5 लाख रुपए तक की राशि जो है वो साथियों आप यहाँ पर जो है वो छूट प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ मैं एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि जो NPS के अंदर साथी हैं, NPS में जो ऑटोमेटिक डिडक्शन होती है, अगर मान लिया जाए किसी साथी की NPS में 75,000 रुपये का एनुअल कंट्रीब्यूशन है और वो एक्स्ट्रा सेविंग जो है वो 1.25 लाख की कर देता है,
तो 1.25 लाख प्लस 75,000 2 लाख। तो जो 1.5 लाख रुपया है वो ऑटोमेटिक जो है वो क्वालिफाई हो जाएगा 80C में। और जो आपका 50,000 रुपया है वो एडिशनल जो है वो सेविंग आपकी यहाँ पर कंसीडर हो जाएगी एनपीएस की। यानी आप जो एनपीएस वाले साथी हैं वो 2 लाख तक की छूट जो है वो ले सकते हैं, बशर्ते कि जो 1.5 लाख रुपया आपकी सेविंग है उसके अतिरिक्त आपका एनपीएस होना चाहिए। ऐसा नहीं है तो ये आप फैक्टर जो है मुझे लगता है साथी सारे समझ गए होंगे। तो जो एनपीएस वाले साथी हैं वो एनपीएस के 50,000 रुपये तो अलग से रखें, और इसके अलावा अगर फालतू एनपीएस में है मान लिया जाए 75,000 रुपये, तो वो 25,000 रुपये उस 1.5 लाख में एडजस्ट कर लें, और 1.25 लाख रुपया और डाल करके भी आप जो है 2 लाख रुपये तक की जो छूट है वो एनपीएस जिस साथी का कटता है न्यू पेंशन स्कीम का, वो साथी 2 लाख रुपये तक की छूट ले सकते हैं। ये आयकर विभाग ने एनपीएस वाले कर्मचारियों के लिए एक एडिशनल बेनिफिट जो है वो दिया हुआ है। ये दिव्यांग साथी भी इसका लाभ उठा सकते हैं, और कोई साथी दिव्यांग नहीं है तो भी साथियों यह सुविधा उसके लिए भी उपलब्ध है। अब चलते हैं साथियों आगे। इसके बाद दिव्यांगजन के लिए अतिरिक्त सुविधा, इसके लिए साथियों एक सेक्शन है 80U। इनकम टैक्स के सेक्शन 80U के तहत साथियों यहाँ पर थोड़ा सा 2 कैटेगरीज जो है वो मेंशन होती है इनकम टैक्स की। अगर आप 80% या उससे ज़्यादा अगर फिजिकली चैलेंज्ड है तो आपको एक मुश्त लमसम जो है वो 1.25 लाख रुपये की जो है वो आय है वो आयकर से छूट के दायरे में आती है, यानी 1,25,000 रुपये की एग्जम्पशन है। लेकिन अगर आप लेस देन 80 हैं तो आपके लिए वह जो एग्जम्पशन है वो साथियों 75,000 रुपये की हो जाती है। क्लियर? यानी 80 से लेस देन, 80 जो है वो उधर जाएगा, 80 से लेस यानी 79 एंड बिलो जो है उसको 75,000 रुपये की छूट है। और यदि आप जो है वो 80% या उससे ऊपर जो है फिजिकली चैलेंज्ड है तो आपको साथियों 1.25 लाख रुपये की जो है वो छूट एक मुश्त जो है, यानी आप छूट ले सकते हैं सीधा का सीधा, उसमें कोई क्वेश्चन नहीं है। केवल और केवल आपने प्रमाण के तौर पर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट लगाना है डीडीओ को सेटिस्फाई करने के लिए, और अगर डीडीओ सेटिस्फाई हैं देन नो क्वेश्चन, आप अपने रिकॉर्ड में रखें। क्योंकि अगर 10 साल बाद भी आपका फॉर्म स्क्रूटनी में आता है और आपसे इस बात का प्रमाण मांगा जाएगा कि आप 80U का क्लेम किया आपने किस आधार पर किया, तो जिस साल में आपने 80U का क्लेम किया है उस साल में आपके पास वैलिड डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, और वो 80 एंड अबव का होना चाहिए। क्योंकि कई बार साथी जो ऐसा सोच लेते हैं भी क्या पता लगता है भर देते हैं, तो ऐसा नहीं है साथियों। नियम विरुद्ध कोई भी काम है उसका खामियाना जो है हमें कभी भी भुगतना पड़ सकता है। तो आप ऐसा कोई काम ना करें जिससे आपको भविष्य में असुविधा हो। अब बात करते हैं साथियों अगली सुविधा की, 80DD एक सेक्शन है साथियों आयकर का। यदि आपका स्पाउस, आपका डिपेंडेंट अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है, ओके, तो अगर वो फिजिकली चैलेंज्ड है तो उसकी केयर के लिए, उसकी मेडिसिन के लिए, उसकी ट्रीटमेंट के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है उसके एवज में आपको वही एग्जम्पशन अवेलेबल है जो 80U में है। यानी आपका स्पाउस अगर लेस देन 80% है तो 75,000 रुपये तक, और अगर वो क्या है मोर देन 80% है तो आपको 1.25 यानी 1.25 लाख रुपए। जहाँ पर स्पाउस के साथ साथ डिपेंडेंट की भी बात आती है, अगर आपके बच्चे भी फिजिकली चैलेंज्ड है डिपेंडेंट में तो वो भी आप उनका भी क्लेम ले सकते हो साथियों। लेकिन यहाँ एक जो विशेष बात है वो मैं जोड़ना चाहूँगा, सब्जेक्ट टू द एक्चुअल एक्सपेंडिचर। यानी जब सेल्फ की बात करते हैं तो हमारे को कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं होती है कि हमने 75,000 रुपये की छूट ली है, मेडिकल दिखा दिया अपना डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड इट इज़ इनफ। लेकिन जब डिपेंडेंट का हम क्लेम कर रहे हैं 80DD में साथियों, तो उसमें आयकर विभाग को ये पूरा अधिकार है कि वो आपको खर्च की राशि के बिल मांग सकता है। मांगते तो नहीं है आमतौर पर, लेकिन जो नियम है वो प्रिवेल करेंगे साथियों। इसलिए अगर कोई साथी छूट लेता है तो वह इस बात का ध्यान रखे कि वो आपको, अगर बिलिंग की बात आती है तो आपने क्या खर्च किया,
किस आधार पर खर्च किया, उसका आपको प्रमाण आप रखें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें आप उनकी मेडिसिन्स जो ट्रीटमेंट चल रहे हैं उनका बिलिंग, प्लस उनकी जो है नर्सिंग के लिए, मान लो आपने कोई एस्कॉर्ट रखा हुआ है, अटेंडेंट रखा हुआ है, ठीक है, कोई नर्सिंग अटेंडेंट लगाया हुआ है घर पे, सीवियर डिसेबल्ड है, जैसे मान लो कोई फिजियोथेरेपी का आप करवा रहे हो उनका, तो जो भी कोई आप जो ट्रीटमेंट पे एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसकी अगर आपके पास बिलिंग है देन नो इशू, आपको उसे जो है वो रिजर्व रखना चाहिए, ताकि अगर कोई डिमांड होती है तो आप उसे दिखा सकें। तो उसमें आप 75,000 और एक 1.25 लाख जो है वो आप छूट जो है एज पर सेक्शन 80U जो है वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा साथियों एक मेडिकल जो इंश्योरेंस की बात आती है, एक तो नॉर्मल इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, वो एक अलग चीज़ है साथियों। वो जो GPF, PPF, LIC या PLI है वो सारे तो ऊपर 1.5 लाख में कवर हो जाएंगे। लेकिन जो आपका एक होता है मेडिकल इंश्योरेंस, वो भी सिर्फ PWD के लिए नहीं है, किसी भी साथी के लिए है। अगर मेडिकल इंश्योरेंस जो है वो आप करवाते हो तो उसकी भी आप रसीद लगा सकते हैं और आपको उसकी भी छूट मिल सकती है। जहाँ तक हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक जो भी आपने मेडिकल इंश्योरेंस करवाया है उसकी जो भी पेमेंट आपने करी है उसका शायद 50% जो है वो छूट वो आयकर में देय है। वो सिर्फ PWD के लिए ही नहीं है, वो सभी के लिए देय है। तो वो सुविधा का लाभ भी आप ओल्ड रेजाइम के अंदर साथियों उठा सकते हैं कि आमतौर पर जो है वो साथी ये जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस है इसकी जो कोई न कोई पॉलिसी जो है वो लेते हैं, तो अगर वो है तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों ये थी मोटी मोटी छूटें जो दिव्यांग कर्मचारी या जो सेल्फ एम्प्लॉयड है अगर वो भी ITR फाइल करते हैं, नॉट ओनली फॉर एम्प्लॉयज़, वो भी जो साथी हैं वो इन सेक्शंस के तहत इन छूटों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा साथियों जो आपके अगर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं, मान लो आपके माताजी और पिताजी दोनों ही जो है वो सीनियर सिटीजन हैं और वो आप पर डिपेंडेंट है, तो आप उनके इलाज पर खर्च होने वाली राशि उसको भी आप टैक्स एग्जेम्पशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। 25,000 मैक्सिमम पर हेड, यानी अगर आपके पिताजी हैं सिर्फ तो उसके 25,000 और माताजी पिताजी दोनों आपके डिपेंडेंट है तो 50,000 50,000 तक का जो उनकी ट्रीटमेंट का जो एक्सपेंडिचर है वो एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। और वो केवल PWD की बात नहीं कर रहा मैं, सभी के लिए एग्जेम्प्टेड है, लेकिन उसके लिए साथियों बिलिंग मैंडेटरी है। यानी आप जो बिल पे करें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन या उसकी रिसीट, मेडिसिन की, डॉक्टर्स की, जो भी आपका खर्च है वो सारा का सारा आपको जो है वो रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा। तो जो साथी यह सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं वो भी साथी आयकर में इस छूट का जो है वो आप क्लेम कर सकते हैं। और साथियों ये जो जानकारियां हमने आपसे साझा की है ये जो उपलब्ध दस्तावेज हैं उसके आधार पर है, इसमें मूलचूल परिवर्तन हो सकता है। तो साथियों से अनुरोध है कि किसी भी सुविधा का लाभ उठाने के लिए अपने स्तर पर प्रमाणिक दस्तावेजों को जो है वो एक बार कोरिलेट कर लें, मिलान कर लें, ताकि आपको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। जुड़े रहे साथियों, इसी प्रकार से हम आपको दिव्यांग अधिकारों, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त तमाम सुविधाओं की जो जानकारी है वो समय समय पर साझा करते रहेंगे और आशा है आप सभी साथियों को यह सारी जानकारी लाभकारी साबित होगी। आपने वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, अपनी डाउट्स को कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में या जब भी हमें समय मिले हम आपकी जो क्वेरीज है उनके ऊपर जो बनती प्रतिक्रिया है, जो रेमेडीज़ है वो आपके साथ साझा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय संघर्ष।